तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द नन पार्ट 2 मूवी को। ये मूवी कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी का एक पार्ट है एंड द नन मूवी के बाद की सिचुएशन को इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है टास्कम फ्रांस 1956 में, यानी कि 1952 की कहानी के 4 साल बाद। यहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। वो रेगुलर चर्च जाया करता है एंड वहाँ फादर के साथ उनका काम में हाथ बटाता। यहाँ फादर जैक को वाइन लाने को बोलते हैं। फिर सभी चर्च में एक साथ प्रार्थना करते हैं एंड प्रार्थना के बाद फादर जैक को वाइन वापस रखने को भेजते हैं। जैक वाइन को रखने नीचे जाता है कि तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है एंड देन वहाँ अचानक से वाइन की बोतल अपने आप टूट जाती है। इसके बाद जैक भाग कर फादर के पास जाता है और उन्हें इसके बारे में बताता है। यहाँ फादर को भी किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो देखते हैं कि चर्च में रखा होली वाटर अपने आप भाप बनकर सूख जाता है। और यहाँ हम नन की शैडो को देखते हैं जो फादर को बेरहमी से हवा में लटका के उन्हें जिंदा जलाकर मार देता है। और ये सब देखकर जैक काफ़ी डर जाता है। और जिन्होंने कॉन्जरिंग 2 एंड द नन मूवी देखी है उन्हें पता है कि इस नन का असली नाम वेलक है। फिर यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च से बाहर आता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे हम वेलक यानी कि नन की बड़ी सी शैडो को देखते हैं। अब जिन्होंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है उन्हें पता चल ही गया होगा कि आदमी कौन है। अगर नहीं तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ से सीन सिस्टर आयरन पे शिफ्ट होता है जो कि एक चर्च में होती हैं। यहाँ हम मूवी की न्यू कैरेक्टर सिस्टर डेबरा को देखते हैं और यहाँ दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सिस्टर आयरन को उनके पिता ने ही चर्च भेजा था क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं किया करते थे एंड उन्हें अपनी माँ की कुछ झलकियाँ याद है। इसमें सिस्टर डेबरा कहती हैं कि उसे भी उसके पिता ने भेजा था क्योंकि उसके भाई सोल्जर हैं और वो उस लड़ाई पे गए हैं और उसका इंटरेस्ट नन बनने में काफ़ी कम होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक नन बाकी नन्स को फर्स्ट पार्ट की कहानी सुनाती है कि कैसे एक फादर और एक नन ने जीसस क्राइस्ट के खून से वेलक को हराया था। यहाँ पर सिस्टर आयरन भी मौजूद होती हैं जो उन सभी की बातें सुनती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि चर्च में सभी को सिस्टर आयरन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। मतलब ये कि जिसने वेलक को हराया था वो सिस्टर आयरन नहीं थी और इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक बोर्डिंग स्कूल की तरफ जहाँ हम मॉरिस को देखते हैं जिसे हम पिछले पार्ट में फ्रेंची नाम से भी जानते हैं। वो इस बोर्डिंग स्कूल में काम करता है। इस स्कूल की हेड मैडम लॉरेंट होती हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव होती है। उनके अग्रेसिव होने के पीछे भी कारण था जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि 3 शरारती लड़कियाँ मैडम लॉरेंट को परेशान करने के लिए उनके रूम में कॉकरोचेस डाल देती हैं और उन कॉकरोचेस को हटाने के लिए मैडम लॉरेंट मॉरिस को बुलाती हैं। इसी बीच हम एक लड़की सोफी को भी देखते हैं जिसकी मदर केट उसी स्कूल में टीचर होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि मॉरिस की सोफी और उसकी मदर केट के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। इनफैक्ट वो सोफी काफ़ी केयर भी करता है। और जिन लड़कियों ने मैडम लॉरेंट के रूम में कॉकरोचेस डाले थे वो लड़कियाँ सोफी को काफ़ी बुली किया करती थी और मॉरिस को सोफी का बॉयफ्रेंड कहकर चिढ़ाया करती थी क्योंकि मॉरिस हमेशा सोफी को उन लड़कियों से बचाया करता था। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ एक डिलीवरी लड़की को देखते हैं जो कि सामान की डिलीवरी के लिए आती है और सामान रखते हुए उसे किसी की आड़ सुनाई देती है और वो जैसे ही चेक करती है तो उसे वहाँ मॉरिस मिलता है जो कि काफ़ी अजीब हालत में होता है। यहाँ मॉरिस को देख के हम समझ जाते हैं कि मॉरिस वेलक यानी कि नन के वश में है और यहाँ मॉरिस या कहे तो वेलक उस लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन को एक नाइटमेयर आता है जिसमें मॉरिस सिस्टर आयरन से हेल्प मांग रहा होता है एंड तभी वेलक उसे हॉन्ट करता है जिससे सिस्टर आयरन की नींद खुल जाती है। फिर अगले ही दिन सिस्टर आयरन से मिलने एक फादर आते हैं और बताते हैं कि अलग अलग चर्च में प्रीस्ट और नन की मौत हो रही है जिसमें फ्रांस के फादर भी हैं जिनको चलाकर मार दिया गया था। यह फादर बताते हैं कि ये काम उस नन का ही है जिसे सिस्टर आयरन ने पहले हराया है और वो दोबारा सिस्टर आयरन को इस केस पर काम करने को कहते हैं। पर सिस्टर आयरन मना कर देती है और कहती है कि वो पिछली बार मरते मरते हुए बची थी। मतलब ये कि सिस्टर आयरन के अंदर कहीं ना कहीं वेलक का डर घर कर गया था और वो फादर वर्क की मदद लेने को कहती हैं जो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर थे और उन्होंने पिछले पार्ट में सिस्टर आयरन के साथ वेलक को हराया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि फादर वर्क की हैजा से मौत हो चुकी होती है तो इसीलिए सिस्टर आयरन को ही इस केस पर काम करने को कहा जाता है और सिस्टर आयरन अपने डर पर काबू करते हुए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ सिस्टर डेबरा सिस्टर आयरन का साथ देने के लिए चुपके से ट्रेन में आ जाती है। इसमें सिस्टर आयरन डेबरा को समझाती है कि अगर चर्च को पता चला तो वो उसे निकाल देंगे। फिर सिस्टर डेबरा अपनी माँ की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि उसकी माँ भी जलकर मरी थी और वही उसके लिए उसका गॉड थी। सिस्टर डेबरा कहती है कि वो गॉड के मेरिकल्स पर विश्वास करना चाहती है
पर उसे ये विश्वास नहीं होता कि वाइन को छू कर प्रेयर करने से वाइन जीसस क्राइस्ट के खून में बदल सकता है। इस पर सिस्टर आयन कहती हैं कि उसे अपने फेथ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि फेथ से ही बड़े बड़े माइकल्स होते हैं। और यहाँ ये दोनों फ्रांस की उसी चर्च की तरफ निकल जाती हैं जहाँ फादर को जलाकर मारा गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बोर्डिंग स्कूल की तरफ, जहाँ वहीं 3 बुरी लड़कियाँ सोफ़ी के साथ अच्छा बर्ताव करने का दिखावा करती हैं और एक गेम खेलने के लिए उसे स्कूल के वन चैपल में ले जाती हैं और कहती हैं कि उसे विंडो पर बने गोट की आंखों में देखना होगा। अगर उसने नज़र हटाई तो शैतान एक भयानक गोट के रूप में उसे मारने आएगा। अब यहाँ सोफ़ी उसी गोट की आंखों में देखने लगती है और वो तीनों लड़कियाँ उसे अकेला छोड़कर चैपल से बाहर भाग जाती है। सोफ़ी गोट की आंखों में लगातार देखती है और उसे लाल रंग की आंख दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वैलेक्स सोफ़ी को थोड़ा सा हॉन्ट करता है एंड तभी वहाँ मॉरिस आ जाता है और उसे चैपल से बाहर निकालता है। तब तक केट भी वहाँ आ चुकी होती है, जो सोफ़ी को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर आयन और डेब्रा फ्रांस पहुँच चुके थे और चर्च में आते ही सिस्टर आयन को जैक का विजन आता है। चर्च में सिस्टर डेब्रा एक तस्वीर के बारे में पूछती है। वो तस्वीर सेंट लूसी की होती है। सिस्टर आयन बताती है कि सेंट लूसी भगवान समान है और उन्हें काफिरों ने मार दिया था। मारने से पहले उन्हें आग लगा दी गई थी, पर वो जली नहीं थी तो उनकी आंखें निकाल ली गई थी। अब इस स्टोरी का कनेक्शन मूवी के साथ काफ़ी अच्छे से जोड़ा गया है, जो आप आगे जान जाओगे। खैर, अब यहाँ सिस्टर आयन जैक के बारे में पूछती है और उन्हें यहाँ पता चलता है कि जिस दिन फादर की मौत चलने से हुई थी उनके साथ कोई और आदमी भी था, जो कि मॉरिस था, जो उस दिन हादसे के बाद चला गया था। अब यहाँ सिस्टर आयन जान जाती है कि जब पहली बार वैलेक यानी कि नन से लड़ते हुए जब मॉरिस ने सिस्टर आयन को बचाया था, तब शायद वैलेक ने मॉरिस को पोजेस कर लिया होगा और ये सारी घटना वैलेक मॉरिस की मदद से कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह थी कि वैलेक यानी कि नन किसी को भी बख्शता नहीं था, तो उसने मॉरिस को अपने वश में करके उसे जिंदा क्यों रखा है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है, जो आप आगे जानोगे। यहाँ से सीन दोबारा बोर्डिंग स्कूल पे शिफ्ट होता है, जहाँ हम मॉरिस को देखते हैं। मॉरिस केट से पूछता है कि जिस चैपल में सोफ़ी को लड़कियों ने बंद कर दिया था, उसे मैडम लॉरेंट बंद क्यों रखती है। इस पर केट बताती है कि मैडम लॉरेंट का एक बेटा था जिसका नाम सेड्रिक था। वो बमबारी में वहाँ मारा गया था, इसलिए मैडम लॉरेंट ने वहाँ किसी को भी जाने से मना किया था और यही वजह थी कि मैडम लॉरेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव थी। खैर, इसके बाद सोफ़ी मॉरिस को स्ट्रेंज बिहेव करते देखती है। अब स्कूल में वैलेक्स सोफ़ी को नन के रूप में हॉन्ट करता है। इसी बीच हम व्यूअर्स एक कमरे को देखते हैं जहाँ वैलेक खड़ा दिखाई देता है। अब ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कमरा जहाँ वैलेक खड़ा था वो लॉरेन वॉरेन का घर होगा, जिन्होंने कॉन्जरिंग मूवी का लीड रोल प्ले किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कॉन्जरिंग 2 में लॉरेन नन का असली नाम ढूंढने में लगी थी, तब उसकी बेटी को घर में वैलेक नन के रूप में दिखाई दिया था और ये दोनों सीन काफ़ी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। खैर, तभी केट वहाँ आती है और सोफ़ी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर आयन को खेलता हुआ जैक मिलता है और जैक उसे इतना ही बताता है कि उसने वैलेक की परछाई को देखा था। इतना बताकर वो वहाँ से चला जाता है। सिस्टर आयन जैक का पीछा करती है एंड आगे जाके उसे जैक तो नहीं मिलता, पर उसे नन यानी कि वैलेक पूरी तरीके से हॉन्ट करता है और उसे गले से पकड़ लेता है। अब जब वैलेक ने सिस्टर आयन को गले से पकड़ा होता है तो उसे विजन आता है, जिसमें वो एक नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। इसके बाद सिस्टर आयन बेहोश हो जाती है और सिस्टर डेवरा उन्हें संभालती है। यहाँ से सीन मैडम लॉरेंट पे शिफ्ट होता है। उन्हें उसी बंद चैपल में से आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए अंदर जाती है। अब चैपल में उसे वैलेक उसके बेटे के रूप में हॉन्ट करता है एंड लास्ट में उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर आयन होश में आती है और वो जान जाती है कि वैलेक को किसी शक्तिशाली चीज़ की तलाश है और इसी कारण से उसने अभी तक मॉरिस को नहीं मारा था। मतलब ये कि वैलेक मॉरिस की मदद से उस चीज़ को ढूंढ रहा था जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता। यहाँ सिस्टर डेबरा बताती है कि सिस्टर आयन की बेहोश होने के बाद जैक मिलने आया था और उसने होली क्रॉस दिया है। और सिस्टर आयन गौर से देखती है तो उसे होली क्रॉस पर एक सिंबल बना दिखाई देता है और वही सिंबल उसे अपने विजन में भी दिखाई दिया था और वही सिंबल उसने सभी मरने वालों की फोटोज में भी देखा है। ये देखकर सिस्टर आयन समझ जाती है कि सभी घटनाएं इस सिंबल से जुड़ी हुई है, तो वो इस सिंबल के बारे में पता करने जाती है। दूसरी तरफ बोर्डिंग स्कूल में केट मैडम लॉरेंट को ढूंढते हुए उसी चैपल में जाती है जहाँ उसे मैडम लॉरेंट की लाश मिलती है, जिसको वहाँ से ले जाया जाता है। अब इस घटना से स्कूल में सभी काफ़ी डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयन और डेबरा को देखते हैं जो इस सिंबल का पता करने कैथोलिक आर्काइव जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक खानदानी सिंबल है
और ये सेंट लूसी के ख़ानदान का सिंबल है, और जिन फादर और नन की मौत हुई थी वो सेंट लूसी के ही वंशज थे। अब ये जानकर सिस्टर एन समझ जाती है कि उन्होंने अपनी विजन में सेंट लूसी को ही देखा था जिनकी आंखें निकाली जा रही थी, और वो ये भी जान जाती है कि वेलिक यानी कि नन को क्या चाहिए था, उसे सेंट लूसी की आंखें चाहिए थी। और जब सेंट लूसी की मौत हुई तो उनके बचे हुए वंशजों ने वो आंखें छुपा दी थी। अब हमें एक और बात यहाँ पता चलती है कि वेलिक पहले शैतान नहीं था बल्कि एक फरिश्ता था, पर गॉड ने उसे नकार दिया और उसकी शक्तियाँ छीन ली। तो वेलिक उन आँखों की मदद से अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहता था। लाइब्रेरियन उन्हें वो जगह भी बताता है जहाँ पर वो आंखें रखी गई थी। वो चैपल हुआ करता था जहाँ पहले एक वाइन फैक्ट्री थी, लेकिन अब वहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है, और ये वही बोर्डिंग स्कूल था जहाँ मॉरिस काम किया करता था। यहाँ लाइब्रेरियन सिस्टर आयरन से कहता है कि वो इन आँखों को एक वेपन के रूप में भी यूज़ कर सकती है। यहाँ हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि वेलिक यानी कि नन ने मॉरिस को जिंदा क्यों रखा था। वेलिक मॉरिस की मदद से स्कूल में उन्हीं आँखों को ढूंढ रहा था। खैर, अब सारी बात जानने के बाद सिस्टर आयरन और डेबरा स्कूल की तरफ निकल जाती है, जो कि वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर था। अब रास्ते में सिस्टर आयरन डेबरा को बताती है कि उसने झूठ कहा था कि उसे अपनी माँ याद नहीं, बल्कि उसे अपनी माँ की हर एक बात याद है। वो बताती है कि उसकी माँ धार्मिक थी और वो हमेशा कहती थी कि गॉड उनसे बात करते हैं और उन्हें चीज़ें दिखाते हैं। मतलब ये कि सिस्टर आयरन को विजन देखने की पावर अपनी माँ से ही मिली थी, और उसके पिता उसकी माँ पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें पागल समझते थे। इसी के कारण उन्हें एक बार डॉक्टर के पास ले जाया गया था। फिर कभी सिस्टर आयरन ने अपनी माँ को नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में सोफी, केट और मॉरिस डांस कर रहे होते हैं कि तभी मॉरिस की तबीयत खराब होने लगती है, एंड यहाँ केट मॉरिस की नेक पर उल्टा क्रॉस उभरते हुए देखती है। हम वेलिक को भी सोफी के पीछे क्लियरली देख पाते हैं। वेलिक तीनों को हॉन्ट करता है, जिसके कारण तीनों रूम से बाहर भाग जाते हैं। अब इतनी देर में सिस्टर आयरन और डेबरा भी वहाँ पहुँच चुकी थी, और आते ही वो मॉरिस को सोफी और केट से दूर होने को कहती हैं, क्योंकि सिस्टर आयरन जानती थी कि मॉरिस के अंदर वेलिक है। एंड सडनली वेलिक पूरी तरीके से मॉरिस को पोजेस कर लेता है। यहाँ वेलिक सिस्टर आयरन को हेलो सिस्टर बोलता है। इसके बाद वो बंद चैम्बर की तरफ चलने लगता है। उसे रोकने के लिए सिस्टर आयरन जाती है और वेलिक उसे बुरी तरीके से हर्ट करता है। डेबरा भी उसे रोकने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। फिर सिस्टर आयरन राइट्स को पढ़ती है, जिससे मॉरिस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, एंड डेबरा उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है ताकि वो निकल ना पाए। फिर सभी चैपल की तरफ जाते हैं। अब चैपल में आकर सभी कोई पुराना सिंबल या कुछ पुरानी चीज़ ढूंढने लगते हैं जिसकी मदद से वो उन आँखों को ढूंढ सके। तभी सोफी आयरन को वहाँ की विंडो के बारे में बताती है। वो बताती है कि विंडो में एक कोट बना हुआ है और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो लाल रंग की चमकने लगती है। अब डेबरा विंडो की दूसरी तरफ से टॉर्च मारती है, जिससे गोट की आँख चमकती है और लाल रंग की रेस शो होती है। अब सिस्टर आयरन ध्यान से देखती है कि वो रेड लाइट एक स्पॉट पर पड़ रही है, और उस जगह को खोदने के बाद उन्हें सेंट लूसी की आंखें मिलती हैं जो रेलिक के रूप में होती है। तभी मॉरिस भी जाग उठता है। यहाँ सोफी का ध्यान उस विंडो पर पड़ता है जिस पर गॉड बना हुआ था, जो कि अब गायब हो चुका था, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। दूसरी तरफ गॉड एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में स्कूल के बाकी बच्चियों को हॉन्ट करता है, और उन्हें बचाने के लिए सिस्टर डेबरा जाती है। ये सभी भागकर एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ मैडम लॉरेन की गोस्ट उन्हें हॉन्ट करती है। केट को बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो भी उनके पास चली जाती है, एंड तभी पोजेस हालत में मॉरिस सिस्टर आयरन पर अटैक कर देता है। मॉरिस आयरन से रेलिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी रेलिक को लेकर वहाँ से भाग जाती है और मॉरिस उसके पीछे पड़ जाता है। अब किसी तरह सोफी मॉरिस से बचते हुए स्कूल के टॉप पर पहुँच जाती है। उसका पीछा करते हुए मॉरिस भी वहाँ पहुँच जाता है, और जैसे ही वो सोफी पर अटैक करता है तो अचानक से वो रेलिक अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, एंड येलो कलर की तेज़ रोशनी उस रेलिक में से निकलती है, एंड इस फोर्स के कारण बिल्डिंग टूट जाती है और रेलिक भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। फिर सोफी कैसे भी बचकर सिस्टर आयरन के पास पहुंचती है, और मॉरिस भी उन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी सिस्टर आयरन उस रेलिक को अपने हाथों में लेकर उसे मॉरिस के सामने रख देती है, जिससे वो येलो लाइट दोबारा निकलती है। पर इस बार वो लाइट बहुत पावरफुल होती है, जिसके कारण मॉरिस इतना तड़पने लगता है कि उसकी आँख और नाक से काला लिक्विड निकलने लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि वेलिक के साथ मॉरिस भी मारा गया। इसमें सिस्टर आयरन और सोफी काफ़ी दुखी होती हैं। यहाँ सिस्टर आयरन मॉरिस की बॉडी के पास अफसोस करने जाती है, पर यह वेलिक की चाल थी, और वो अचानक से होश में आकर सिस्टर आयरन से वेलिक छीन लेता है, और वेलिक अपनी शक्तियों को पा लेता है, और वेलिक अपनी असली भयानक रूप में सभी पर अटैक करने लगता है। वो उस लड़की को स्टैप करता है जिसने सोफी को बुली करके चैम्बर में बंद कर दिया था, और वो सिस्टर आयरन को भी हवा में लटका के जिंदा जलाने लगता है।
सिस्टर आयरिन दर्द में चिल्ला रही होती है एंड तभी उसे अपनी माँ की याद आती है और वो अपनी माँ के साथ बिताए पलों को याद करती है। अब इस सीन में हम लॉरेन वॉरेन की एक झलक देखते हैं और ये सीन देखकर ये तो क्लियर था कि यहाँ लॉरेन वॉरेन, सिस्टर आयरिन और उसकी माँ का कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर है। खैर, अब यहाँ सिस्टर आयरिन की आंखें चमकने लगती है और वो खुद पे लगी आग को बुझा लेती है। यह देख वेलक भी हैरान था और वो आयरन को मारने के लिए अटैक करने लगता है। यहाँ डेबरा उसे बचाती है। वहाँ पर सोफ़ी भी मौजूद होती है और होता यह है कि वेलक सोफ़ी, सिस्टर आयरन और डेबरा को फंसा देता है। यहाँ सिस्टर आयरन नोटिस करती है कि वहाँ पर ढेर सारी वाइन्स पड़ी होती है। अब मैंने पहले बताया है कि स्कूल की जगह पर पहले वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर अभी भी ढेर सारी वाइन मौजूद थी। यहाँ सिस्टर आयरन डेबरा को उसके साथ प्रेयर करने को कहती है। अब ये दोनों वाइन पर हाथ रख कर प्रेयर करती हैं, जिससे कि वाइन होली ब्लड बनकर फटता है और सारी वाइन वेलक पर गिरती है, जिससे कि वो जलकर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो होता ये है कि जब सिस्टर आयरिन जल रही होती है तो यहाँ कुछ विजन्स दिखाई जाते हैं, जिसे देखकर ये क्लियर था कि सिस्टर आयरिन, उसकी माँ और लॉरेन वॉरेन ये तीनों ही सेंट लूसी के वंश से हैं और इन तीनों को भी विजन्स दिखाई देते हैं। अब असल में ये था कि सिस्टर आयरिन के अंदर ही सेंट लूसी की आंखों की पावर होती है, जिससे वो खुद पे लगी आग को बुझा लेती है। और दूसरी तरफ सिस्टर डेबरा को भी गॉड के मिरेकल्स पर विश्वास नहीं था, पर जब वो देखती है कि सिस्टर आयरिन पर लगी हुई आग अपने आप बुझ चुकी थी तो उसे गॉड के मिरेकल्स पर विश्वास होने लगता है और वो गॉड पर और अपने फेथ पर विश्वास करते हुए सिस्टर आयरिन के साथ प्रेयर करती है, जिससे कि वाइन होली ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका था और मॉरिस भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। अब जिन्होंने द कॉन्जरिंग एंड द नन मूवी देखी है उन्हें पता है कि वेलक अभी किया नहीं है, वो वापस मॉरिस को पोसेस करेगा और आगे जाकर एड और लॉरेन वॉरेन उसका एक्सोर्सिज्म करेंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस मूवी को किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। खैर, मॉरिस सोफ़ी और कीट के साथ वहाँ से चला जाता है एंड हम सिस्टर आयरिन के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। एंड आगे हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। इसमें एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जिन्हें एक चर्च से कॉल आती है केस के लिए। मे बी वो केस मॉरिस का ही होगा एंड यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द नन मूवी 2 की स्टोरी एंड आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।